10 लोगों का नॉर्मल इंडिविजुअल का एमआरआई करा लें तो 8 लोगों में आपको डिस्क थोड़ी बहुत बल्ज मिलेगी। मैम सोसाइटी में एक कंसेप्शन है कि टीबी लंग्स में ही होता है सिर्फ, क्या टीबी स्पाइन में भी होता है? हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। जी। तो हमारी सोसाइटी में लोग हेडेक को इग्नोर करते रहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। जब आपके पास कोई हेडेक का मरीज आता है जी। तो आप उसे कैसे अप्रोच करते हैं? सो अगर हमें हेडेक होता है, जो अर्ली मॉर्निंग हेडेक है, वॉमिटिंग होने से रिलीव हो जाता है, या उसके साथ और कोई सिम्टम्स हैं जैसे आंखों से धुंधला दिख रहा है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, हाथ पैर में नमनेस आ गई है, ये वार्निंग सिम्टम्स हैं कि भाई आपको एक ना टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। कई बार हमारे रिलेटिवली लेस एजुकेटेड पेशेंट होते हैं तो वो इंग्लिश कमांड्स या नहीं समझ पाते, तो वो एनेस्थीसिया के टाइम पे वो अवेक होते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं या नंबर काउंट करते हैं। इस तरह से हम अवेक क्रेनियोटमी करके ट्यूमर निकाल सकते हैं और इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकते हैं विद दीज एडवांसेस। प्याज सूंघाया या चप्पल सूंघाई, मुंह में पानी डालने की कोशिश करी, एक्चुअली जब पूरे बॉडी में दौरा पड़ता है तो पेशेंट को बेहोशी जाती है। बेहोशी की हालत में मुंह में पानी डालना मतलब प्योरली लंग्स में पानी जाने का रिस्क उठा के कंडीशन खराब करने वाली बात है। सो पेशेंट हु हैज एपिलेप्सी should not drive or ride is a very strong message through my this podcast. नमस्कार, आज हम ये पॉडकास्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिजीजेस। मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनल गुप्ता जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी की फोर्टिस शालीमार बाग में, और मैं हूं डॉक्टर अचल सक्सेना जो एसोसिएट कंसल्टेंट हूं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट फोर्टिस शालीमार बाग में। स्टार्ट करते हैं डिस्क डिजीज के बारे में मैम से पूछ के। मैम, बैक पेन को लोग नॉर्मल समझ के इग्नोर करते रहते हैं, जी। तो क्या स्लिप डिस्क को सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है स्लिप डिस्क का? जो दो हड्डियों के बीच डिस्क होती है वो जब निकल आती है, आप अगर एमआरआई की बात करें तो हम 10 लोगों का नॉर्मल इंडिविजुअल का एमआरआई करा लें तो 8 लोगों में आपको डिस्क थोड़ी बहुत बल्ज मिलेगी। और यही सोसाइटी में डर है कि हर पेशेंट कहता है कि मेरे को सर्वाइकल है, मेरे को डिस्क की बीमारी है। सो कंप्यूटर का यूजेज बढ़ने से, मोबाइल का यूजेज बढ़ने से डिस्क की बीमारी बढ़ ज़रूर गई है, बट ज़्यादा पेन होते हैं मस्कुलर टेंशन की वजह से, जो हर समय गर्दन यूं झुकी रहती है, बहुत ज़्यादा सिटिंग काम हो गया है। तो हर पेशेंट जिसको बैक पेन या नेक पेन है उसको डिस्क की बीमारी है ऐसा डर पालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैम किन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है? पेशेंट को अगर राइट स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करें पहले। हमारी सोसाइटी में हम उल्टा चलते हैं, हमें कोई बीमारी होती है पहले हम ओवर दी काउंटर दवाई लेते हैं, फिर फिजियोथेरेपी कराते हैं, तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आइडियली अगर आप स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो उनको इन्वेस्टिगेट करें और पता चले कि इसमें पेन लेग में जा रहा है या सुनपन आ रही है, झंझनाहट आ रही है, पैरों में कमज़ोरी आ रही है और यूरिन में रुकावट आने लगी है, ये जब वार्निंग सिम्टम्स होते हैं तब एज अ न्यूरोसर्जन आई वुड एडवाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ऑल्सो लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, आमतौर पे अपने आप एक एक्सरे करा लेते हैं। अच्छा, एक्सरे में सिर्फ बोन दिखता है, लिगामेंट्स नहीं दिखते, डिस्क नहीं दिखती, नर्व नहीं दिखती, तो एग्जैक्ट बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता और हम 2-2, 3-3 महीने पेन किलर्स खाते रहते हैं, हमारी किडनी और पेट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सो द मैसेज इज कि प्लीज़ गो टू द राइट स्पेशलिस्ट। अगर आपको तकलीफ है तो हमें कोई दवाइयाँ देनी हैं वो हम देंगे, आप फार्मेसी से ले लें। कोई पर्टिकुलर टाइप की फिजियोथेरेपी करानी है तो हम गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है। Not that every patient coming to the spine OPD is advised surgery. So please take out that fear from your mind. तो मैम किन पेशेंट्स में आप सर्जरी एडवाइस करते हैं जब ऐसे पेशेंट्स हैं? जैसे हमने 4 से 6 हफ्ते की एक कंजर्वेटिव ट्रायल दी है पेन के लिए। पेशेंट को अगर लकवे की असर आ गई पंजे में, सुनपन है जो रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, या बड़ी डिस्क निकल आने की वजह से पेशाब रुक गया है, ऐसे वाले जब साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं और वो एमआरआई की फाइंडिंग से मैच करते हैं, जिसे मैं कहती हूँ 1+1 हैज़ टू बी 2 व्हेन यू डिसाइड दैट सर्जरी इज़ टू बी एडवाइज्ड।
only then the surgery should be advised. Not every disc that is seen on MRI needs surgery. अच्छा मैम, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जी, कि स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट्स चल नहीं पाते या बिस्तर पे आ जाते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे को लगता है हर स्पाइन पेशेंट को जिसको मैं सर्जरी एडवाइस करती हूँ, डॉक्टर अचल आपने राइटली पूछा, वो पहले पूछेंगे कि हमें सोसाइटी में बोला था स्पाइन की सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो बिस्तर पे आ जाओगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि स्पाइन की सर्जरी के पेशेंट उठ तब नहीं पाते हैं जब सर्जरी से पहले वो ऑलरेडी बिस्तर पे आ गए होते हैं। Otherwise, the success rate of spine surgery is as good as 94 to 95%. 4 to 5% रिस्क हर चीज में लाइफ में होता है, सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट 100% सक्सेस रेट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। और जब स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत होती है तो बिस्तर पे आ जाने के चांसेस 2 to 3% होते हैं सर्जरी से, और ना कराने से 80-90% रिस्क होता है कि आप आज से 2 से 4 हफ्ते में शायद बिस्तर पे वैसे ही आ जाओगे। सो हमें किस परसेंटेज से डरना चाहिए, राइट? राइट मैम। मैम, सोसाइटी में एक कंसेप्शन है कि टीबी लंग्स में ही होता है सिर्फ, क्या टीबी स्पाइन में भी होता है? बिल्कुल। सो जितना हड्डी में टीबी होता है हड्डियों में, उसमें से 60% ऑफ टीबी रीढ़ की हड्डी में होता है। वो हो सकता है गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, मिडिल वाली रीढ़ की हड्डी में, या लो बैक में। कॉमनेस्ट है जो मिडिल रीढ़ की हड्डी में होता है। अब आपके पास एक पेशेंट आया जिसको टीबी स्पाइन डायग्नोस हुआ, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं मैम? सो लेट मी टेल यू, राइट टाइप ऑफ टीबी ट्रीटमेंट जिसको पेशेंट कॉम्प्लायंट रहे, कि जो दवाई एडवाइस की गई है वो रेगुलरली ले, तो 80 to 85% पेशेंट ऑपरेशन में नहीं अटकते। हाँ, अगर पेशेंट लेट आते हैं, जिनकी टांगें ऑलरेडी वीक होने लगी हैं, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है क्योंकि टीबी की बीमारी डिलेड डायग्नोज हुई, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी गल गई है और वो आपस में हिल रही है, जो बहुत पेन देती है, उन पेशेंट्स को ही हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। अदरवाइज दवाइयाँ और कुछ समय के रेस्ट और ब्रेस के साथ 80 to 85% पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड मैम, जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो लंबा चलता है या इसकी दवाइयाँ कुछ अलग होती हैं? नहीं, टीबी की दवाइयों का प्रोटोकॉल तो सेम है, और 18 मंथ्स की दवाइयाँ चलती हैं, एनीवेयर बिटवीन 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इन द टीबी स्पाइन। बट टीबी की दवाइयों को फॉलो करना और अपने आप बंद ना कर देना, दैट इज व्हाट इज की टू द सक्सेस ऑफ टीबी स्पाइन डिजीज। मैम, एक और कॉमन कॉज हमारा हेडेक। जी हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता, जी तो हमारी सोसाइटी में लोग हेडेक को इग्नोर करते रहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। जब आपके पास कोई हेडेक का मरीज आता है जी। तो आप उसे कैसे अप्रोच करते हैं? सो एक क्लासिकल कॉमन हेडेक है, जो एक साइड पे हेडेक होता है, कई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के साथ होता है, जैसे कुछ खा लिया पर्टिकुलर आइटम, या बहुत धूप के सामने चले गए, या ठंडी हवा लग गई, पीरियड से रिलेटेड है, लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है। सो माइग्रेन ना एक प्रकार से डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन है। सो अगर हमें हेडेक होता है, जो अर्ली मॉर्निंग हेडेक है, वॉमिटिंग होने से रिलीव हो जाता है, या उसके साथ और कोई सिम्टम्स हैं, जैसे आंखों से धुंधला दिख रहा है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, हाथ पैर में नमनेस आ गई है, ये वार्निंग सिम्टम्स हैं कि भाई आपको एक ना टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। अच्छा, क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है? ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कभी हेडेक की वजह नहीं ज़्यादातर पता चलेगी। सो वन हैज़ टू अंडरगो MRI और CT स्कैन टू फाइंड आउट कि कोई ऐसा कॉज तो नहीं है जो हमें आज से 4 महीने के बाद लकवे की असर दे जाएगा या बीमारी बढ़ जाएगी। दैट इज़ ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन का टीबी, ब्रेन में पानी भर जाना, इस तरह की डिजीज़ेस का राइट इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। मैम, क्या रेड फ्लैग साइंस रहते हैं जब आपके पास कोई पेशेंट हेडेक के साथ आता है कि आप उसे इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एडवाइस करते जी, हैं? जैसे कि स्वभाव बदल गया, मेमोरी चेंजेस हैं, रोज़ हेडेक के साथ वॉमिटिंग होने लगती है, चलने में लड़खड़ाने लगे हैं, यूरिन में कंट्रोल नहीं है, आँखों से एक आँख से धुंधला दिखाई दे रहा है, एक कान से ठीक से नहीं सुनाई दे रहा इन अ यंग पर्सन। दीज़ आर द साइन्स वेयरइन doing one MRI might cost and be heavy on the pocket, but then health comes first, right? Yeah. अब मैम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा
लोग ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जी पैनिक कर जाते जी। हैं। तो क्या कॉमन सिम्टम्स रहते हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में जो आपके साथ प्रेजेंट करते हैं? जो एक मैंने अभी हेडेक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, और अगर आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली हेडेक बढ़ता चला जा रहा है, और अब तो खैर अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, तो पेशेंट अर्ली सिम्टम्स के साथ ही ओपीडी में आ जाते हैं, तो हम राइट टाइम पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, या हमारे कलीग्स हैं फिजिशियंस, हाईली क्वालिफाइड फिजिशियंस और न्यूरोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करके ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस करके हमारे पास भेज देते हैं। अदरवाइज आम तौर पे आज से 10 साल पहले कई पेशेंट्स हमारे पास आते थे जहां एक साइड की पूरी लकवे के असर आ गई है, या पेशेंट बेहोशी में है, या पेशेंट को मल्टीपल दौरे पड़ रहे हैं, तब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते थे। अब अच्छी बात यह है कि काफ़ी पेशेंट्स ओपीडी बेसिस पे राइट इन्वेस्टिगेशन करा के दे कम टू न्यूरोसर्जन्स ओपीडी फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। मैम, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ब्रेन ट्यूमर से, तो आप उनको कैसे अप्रोच करते हैं? पहले उनके फियर को एड्रेस करना ज़रूरी है। सो मैं पेशेंट को नहीं जानती, मेरे को पेशेंट की पर्सनालिटी नहीं पता, सो मैं सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, बिकॉज उसने और फियर बढ़ाना ही है। सो व्हाट वी डू डॉक्टर एचएल इज, वी फर्स्ट सी द पेशेंट, वी सी दी MRI, वी हैव अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर विथ अस। तो हम क्या करते हैं कि जेंटली इशारा करके पेशेंट को पहले बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। फैमिली को सारे डिटेल्स, द अप्रोच टुवर्ड्स द ट्यूमर, द कॉम्प्लिकेशंस, वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, try and understand the personality of the patient from the family, call the patient in and give little filtered facts so that he doesn't get too scared with the treatment of brain tumor, which is very very essential. मैम, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चल रहे हैं, तो ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट में क्या-क्या एडवांसेस हैं जो रिसेंटली आए? बहुत अच्छे। सो इफ आई से, मैं 30 इयर्स हो गए मेरे को न्यूरो सर्जरी कंप्लीट करे हुए, और जब हम सर्जरीज करते थे तब बड़ा सा स्किन का कट, बड़ी सी हड्डी उठाना, ब्रेन के अंदर थोड़ा आगे से गए, पीछे से गए, तब ब्रेन ट्यूमर पे पहुंचे। अब प्रिसिशन सर्जरीज आ गई हैं, जहां न्यूरो नेविगेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन ट्यूमर सर्जरी पॉसिबल हो पाई है। न्यूरो नेविगेशन क्या करता है कि वो एक AI या कंप्यूटर गाइडेड सर्जरी कह सकते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जहां MRI करके वो इमेजेस ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं, और सर्जरी पे हमें पता चल जाता है कि हमें कट यहीं लगाना है, और जो पहले बड़े कट लगते थे वो 3 या 4 इंच के कट से हम अंदर जाते हैं और वो सर्जरी करते हैं। अच्छा, जब हम राइट ट्यूमर पे पहुंच गए, कैंसर के ट्यूमर्स में वो ब्रेन के टिश्यू को काफ़ी इन्वेड करता है, तो हमें कैसे पता चले कि हमें ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन को टच ही नहीं करना है। सो वी हैव अ एडवांस माइक्रोस्कोप विच इज़ कॉल्ड किनोवो माइक्रोस्कोप, जहाँ पेशेंट में एक डाई इंजेक्ट की जाती है जिससे ट्यूमर फ्लोरेसेंट ग्रीन हो जाता है और आसपास की ब्रेन क्रीम रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर निकाल सकते हो नॉर्मल ब्रेन को टच किए बिना या हार्म किए बिना। ऑल्सो दीज डेज वी कैन डू अवेक क्रेनियोटमी। अच्छा, बाएं तरफ का ब्रेन का लीजन है जो स्पीच सेंटर पे बैठा है, या कोई इंपॉर्टेंट एरिया जो हाथ पैर को कंट्रोल कर रहे हैं, उस एरिया का ट्यूमर है, और आप पेशेंट की अच्छे से अपने न्यूरो एनेस्थीसिया टीम के साथ काउंसिल करके अगर पेशेंट की अवेक सर्जरी करते हो, जहाँ पेशेंट, कई बार हमारे रिलेटिवली लेस एजुकेटेड पेशेंट होते हैं, तो वो इंग्लिश कमांड्स या नहीं समझ पाते, तो वो एनेस्थीसिया के टाइम पे वो अवेक होते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं या नंबर काउंट करते हैं। इस तरह से हम अवेक क्रेनियोटमी करके ट्यूमर निकाल सकते हैं और इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकते हैं विद दीज एडवांसेस। मैम, हमारे देश में आज भी एपिलेप्सी को लोग बहुत मिसअंडरस्टूड डिजीज है, लोग बहुत कम समझते हैं उसके बारे में, और बहुत सारे टैबूज फैले हुए हैं। जी। तो आपके ये बताना चाहेंगी कि एपिलेप्सी एग्जैक्टली होती क्या है? जब पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, हमारी सोसाइटी में एक ही बात पता है कि जब दौरे पड़ेंगे, हाथ पैर हिलेंगे, मुंह से जाग आएगी, और अभी भी लोग ये करते हैं कि प्याज सूंघाया या चप्पल सूंघाई, मुंह में पानी डालने की कोशिश करी। एक्चुअली जब पूरे बॉडी में दौरा पड़ता है तो पेशेंट को बेहोशी जाती है। बेहोशी की हालत में मुंह में पानी डालना मतलब प्योरली लंग्स में पानी जाने का रिस्क उठा के कंडीशन खराब करने वाली बात है।
So what we need to understand about epilepsy is that if there is a seizure, दौरा पड़ता है जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है, मुंह से जाग आती है या एक हाथ पैर में झटका लग रहा है, तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में तो पेशेंट को करवट दिलानी है और टंग फॉल पीछे ना हो उसके लिए अगर मुंह खुला हुआ है तो जीभ के ऊपर चम्मच डाल देनी है ताकि जीभ पीछे ना गिरे और सांस ना रुके। दौरा आम तौर पे अपने आप रुक जाता है, नहीं रुकता है, आप जब तक एम्बुलेंस आती है गाड़ी में उठाएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं। एपिलेप्सी के फर्स्ट दौरे के लिए आपको सीधा बड़े हॉस्पिटल तक ट्रैवल करने की नीड नहीं है ताकि पेशेंट को दौरे के टाइम पे कोई लो ऑक्सीजन का डैमेज ना हो जाए। एपिलेप्सी के टाइम पे हाथ पैर को जकड़ के पकड़ के रखना मतलब या जॉइंट की इंजरी कराना या फ्रैक्चर कराना, तो ये कुछ डोंट्स हैं एपिलेप्सी के साथ जो हमने ध्यान रखने हैं और कुछ डूज हैं जो मैंने कहे कि मुंह में पानी नहीं पिलाना, करवट दिला के रखना है और नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना है। मैम, ऐसी पेशेंट को अगर एपिलेप्सी हो जाता है तो क्या ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है जो सारी जिंदगी उसको भुगतना है? असल में डॉक्टर आंचल डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी का कॉज क्या है। सपोज ब्रेन ट्यूमर इज द कॉज, आपको पता चला, आपने वो ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया, ब्रेन ट्यूमर निकालने के साल 2 साल तक आप एपिलेप्सी की रेगुलर दवाई देते हैं, वो दवाई को धीरे धीरे करके कम करना है डॉक्टर के गाइडेंस में। अपने आप बंद कर दोगे, दौरा दोबारा पड़ेगा, तो प्रिंसिपल क्या है, 2 से 3 साल फ्रॉम द लास्ट फिट आपकी दौरे की दवाई बंद नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ दौरे की दवाई के बारे में कि अगर हमने ट्वाइस अ डे डोज लिखा है, लोग क्या करते हैं आमतौर पे एक डोज दिया सुबह 11 बजे, दूसरा डोज दे दिया शाम के 6-7 बजे। आइडियली अगर 12 घंटे का गैप है तो आपको 11 या 13 घंटे का गैप तो चल जाएगा, लेकिन उससे कम या बहुत ज़्यादा गैप नहीं चलेगा क्योंकि आपके ब्लड में फिर वो दौरे की दवाई की करेक्ट लेवल नहीं रहती है। करेक्ट लेवल नहीं रहेगी तो दौरा पड़ने का रिस्क रहेगा। सेकेंड कॉमनेस्ट थिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट हियर इज कि दौरे की दवाई जिस भी मरीज को चल रही हो उसको साइकिलिंग, बाइक, स्कूटी, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि दौरे की दवाई कोई गारंटी नहीं दे रही कि आपको चलाते चलाते हल्का सा दौरा नहीं पड़ सकता। हल्का सा दौरा क्या होता है, ट्रांजिएंट बेहोशी आई, आपका तो एक्सीडेंट हुआ ही, लेकिन आपने जिसके साथ आपका व्हीकल ठुका उसकी जान भी जा सकती है। सो दैट इज नॉट करेक्ट। सो पेशेंट हु हैज एपिलेप्सी should not drive or ride is a very strong message through my this podcast. मैम, जिन पेशेंट्स को एपिलेप्सी डायग्नोस हो जाता है जी। तो क्या ये उनके बच्चों को भी होने के चांस होता है? डॉक्टर अचल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन बिकॉज ये सोसाइटी में इतना बड़ा मिथ है कि मेरे पास जब यंगस्टर्स आते हैं विथ एपिलेप्सी, पेरेंट्स का चेहरा बच्चे को एपिलेप्सी हो रही है उससे उतना नहीं गिरता जितना आगे शादी कैसे होगी उस डर के साथ धीरे 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 वो इतनी चिंता में फंस जाते हैं। सो मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है, उसका कॉज अगर हमें पता है तो लेस देन 2 to 3% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी एपिलेप्सी ब्रेन की वायरिंग ठीक नहीं है, अच्छा उनको कोई सिंड्रोम है जो उनके बच्चों को हो सकता है। आई एम सेइंग लेस देन 2 to 3%. सो व्हाट आई नॉर्मली टेल द फैमिली इज कि प्लीज आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, बात हो रही है किसी से, उनकी फैमिली में किसी को डाउट है, प्लीज मेरे पास ले आओ। आई एम हियर टू एक्सप्लेन that you cannot break the relation or not make the relation just because one individual has an epilepsy. Epilepsy is absolutely a treatable condition. जैसे बचपन में डायबिटीज हो जाता है तो लोग इंसुलिन और डायबिटीज की दवाई जिंदगी भर लेते हैं ना, तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें जिंदगी भर एपिलेप्सी की दवाई लेनी पड़ सकती है, but that doesn't mean that the normal social life gets hampered. मैम, एपिलेप्सी के लिए कोई सर्जरी भी होती है? जी बिल्कुल। सो देर इज समथिंग कॉल्ड इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी कि पेशेंट रेगुलरली दवाई ले रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन एपिलेप्सी की राइट कॉम्बिनेशन की दवाई दे रहे हैं एज पर दी डोज एंड पेशेंट इज टॉलरेटिंग वेल, फिर भी पेशेंट को आए दिन दौरे पड़ते हैं। सो दीज पेशेंट्स दे नीड अ प्रॉपर एपिलेप्सी वर्कअप
जहाँ हमें पता चलता है कि ये एरिया ऑफ द ब्रेन है जहाँ से एपिलेप्सी अराइज हो रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर आर वेरियस वेज इन विच द सर्जरी कैन बी डन टू रिमूव दैट फोकस सो दैट दवाइयाँ हट जाएं, कम हो जाएं, बट द बॉटम लाइन इज की एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाए. So, Dr. Archar, I have already done a awareness series on brain tumor. About I have 6 or 7 videos that I have posted, and my next topic is on TB spine, on which I really want to create an awareness because I don't want any TB spine patient to be bedridden for rest of their life because it is an treatable condition. So please look at my those videos, and that is purely simply to create the awareness in the society. Thank you very much, and thank you Thank you, for ma'am. your questions, Dr. Achal. Thank Thank you. you.